सलाम, हेलो और सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। आज हम लोग जुड़ रहे हैं एक और एपिसोड में FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे इन कॉन्वर्सेशन विद मेरे बहुत ही अजीज़ मित्र, मेरे भाई सईद अतिशाम रिजवी भाई के साथ। नमस्कार भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, FFAR इंडिया चैनल पे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस भाई। हम लोग आपके साथ कल इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे थे, भाई थोड़ा सा बिजी थे, तो आज हम लोग रख रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और उसके बाद फिर हम लोग मुद्दे पे आते हैं, सवालों पे आते हैं। थोड़ा सा टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, बताएं। जी बिल्कुल, मेरा नाम सईद अतिशाम रिजवी है। जैसा कि सभी भाई मुझे जानते हैं सोशल मीडिया पर तकरीबन मैं एक छोटा सा सोशल एक्टिविस्ट, बहुत ज़्यादा पावरफुल या बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा एक्टिविस्ट हूँ मान सकते हैं आप सभी भाइयों मोहब्बतों की वजह से। अभी ये लॉकडाउन जो हुआ था, अभी ये पहले दिल्ली दंगे से लेकर के और लॉकडाउन 5 तक, यहाँ तक अभी मेरे पास 15,126 या 27 लोग आज तक जो हो चुके हैं, जो मेरे पास डिटेल मौजूद है, यानी कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर के उनके अकाउंट नंबर तक, परिवार के मकान नंबर तक मेरे पास जो मौजूद हैं उनके थोड़ा सा ये मैंने कोशिश की है करने की। और नेक्स्ट इस लॉकडाउन के बाद सिलाई सेंटर वगैरह ये काम थोड़ा सा सोशल वर्क जो है, जो एजुकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रोजगार पे है, ये कुछ कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोगों की दुआ और आप लोगों का साथ रहा तो आगे यही करने का इरादा है, मजबूत इरादा है, सिर्फ इरादा नहीं बल्कि एक मजबूत इरादा है। आप सब भाइयों की दुआओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही नेक इरादे हैं। मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि सईद भाई हर बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं, बड़ी फोर्सफुली रखते हैं, बड़ी ऑनेस्टली रखते हैं और बड़ा अच्छा वाकई लॉकडाउन के समय इन्होंने काफ़ी काबिले तारीफ़ काम किया है। ख़ास करके उन लोगों तक खाना वगैरह पहुंचाना, मदद पहुंचाना जिनको ज़रूरत थी, स्पेशली लॉकडाउन 1 और 2 के दौरान जब एकदम से सब बंद हो गया और लोगों को दिक्कत आई। ही इज़ हेल्प्ड आउट अ लॉट ऑफ पीपल, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं अपना सबसे पहला सवाल सईद भाई आपसे पूछना चाहता हूँ। जो पहला सवाल है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी एक्चुअली देश का, वो यही है भाई। कॉमन सवाल है लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी मैं राय लेना चाहता हूँ। मोदी सरकार की जो हैंडलिंग हुई है कोरोना क्राइसिस को लेकर के, हाँ, जिस तरीके से इन्होंने कोरोना क्राइसिस को हैंडल किया है आज तक, मैं उसमें डिटेल में आपसे जानना चाहता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। कितने ये सक्सेसफुल रहे हैं, कितने बड़े फेलियर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बोले भाई, अपनी राय रखें प्लीज़। देखिए, मेरी राय ये है कि अगर एक प्रधानमंत्री, वो भी ऐसे देश का प्रधानमंत्री जहां पर 137 करोड़ लोग हों, यानी एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी तादाद में लोग हों और सबसे ज्यादा लोग आते हों जो गरीब तबके से, जिनको हर रोज काम करके, हर रोज अपना इंतजाम करके तब खाना होता है, दिन भर इंतजाम करने के बाद शाम को खाना है। अचानक से लॉकडाउन कर देना सबसे बड़ा फेलियर वहां पर रहा। अचानक से लॉकडाउन कर देना, आज हमारे पास जो केसेस सबसे ज्यादा हैं, ये भी गवर्नमेंट की फेलियर है, क्योंकि हमें सबसे पहले उन लोगों को घर पहुंचाना था ताकि कहीं से भीड़ इकट्ठे ना कर पाए। अभी क्या हुआ, हमारे पास अगर हम शुरुआती दौर में 8 दिन 10 दिन लेट लॉकडाउन करते और उतने दिनों में हम घर पहुंचा देते तो ये इतनी बड़ी संख्या हमको नजर ना आती। लेकिन हमें इतनी बड़ी संख्या नजर आ रही है, उसकी वजह यह है कि लाखों के भीड़ हमने एकजुट होने दिया, 1 से 1 लाख तक पुलिस लोगों तक पहुंचा दिया। उसके बाद अगर वो चाहे पैदल जा रहे हों घर, या सोनू सूद के जरिए जा रहे हों, या किसी भाई के जरिए जा रहे हों, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रसाद की तरह ले जाकर के बांट रहे हैं। अब वो असल में कोरोना बम जो है वो बना दिया, आवाम को ही कोरोना बम बना दिया है। बहुत अच्छे से पूरे भारत में आसानी से बांट दिया पूरे कोरोना को, जो एक ही जगह सीमित हो सकता था। बस तो इन्हें ये करना चाहिए था कि विदेश की यात्रा रोक देनी चाहिए थी, बगैर टेस्टिंग के, बगैर मेडिकल के किसी को एंट्री नहीं देनी चाहिए थी। ये जैसे जनवरी फरवरी में शुरू हुआ था वैसे भी जाना चाहिए। सेकंड ये किया, मध्य प्रदेश में जो इतना बड़ा इन्होंने फेलियर किया है, जो सरकार बनाने के लिए, ये तो सरकार गिरा रहे थे, सरकार बना रहे थे, कोरोना से तो मतलब ही नहीं था इनको पूरी फरवरी जी। और उसके बाद सिंधिया सरकार, सिंधिया को लेकर के इतनी बड़ी मीटिंग कर देना, पब्लिक मीटिंग इतनी बड़ी सिंधिया के स्वागत के लिए। तीसरा, नमस्ते ट्रम्प में 1.5 लाख लोग जी। उसके बाद आज देखिए, मुंबई के बाद आज गुजरात ही सबसे मेन केंद्र बना जा रहा है। उसकी वजह ये है कि मुंबई में तो वो मजदूर थे बेचारे, वो गरीब थे, वो परेशान थे, कहाँ जाते, उनकी मजबूरी थी। लेकिन नमस्ते ट्रम्प पे तो दावत दे करके बुलाया गया सबको ना,
दावत दे करके आए लोग और कोरोना ले लेके अपने घर गए। सबसे मैं तो माइनस पॉइंट देता हूँ, बिल्कुल माइनस माइनस, कहीं से ये भी नहीं कि 10 में 1 नंबर ना, माइनस से बिल्कुल। सरकार को सिर्फ अपनी जेब भरनी थी, वो कर लिया। सरकार को सारी चीजें दबानी थी। सरकार को ये करना था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक स्थिति हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, वो हमें दबा देना है यहाँ पर। तो हमारे पास एक मौका है कि साहब हमारे पास लॉकडाउन हुआ हमारे देश में, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। हमारे पास एक मौका हो गया, बहाना मिल गया इनको। इनको अपनी पुरानी सारी नाकामियों को छुपाने का बहाना मिल गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा मौका था भारत सरकार के पास अपने आप को छुपाने का, अपने आप को बचाने का। तो उन्होंने बहुत बखूबी, सरकार का अगर देखा जाए तो सरकार को बहुत प्रॉफिट है। हाँ, आवाम का जो है वो तो खैर कहाँ पहुंच गई है और आने वाले दिनों में कहाँ कचूमर निकल गया, कचूमर निकल गया आवाम का भाई, कचूमर निकल गया है। सईद भाई मेरा अगला सवाल है, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, ठीक है। मैं आपको जनवरी 15 ले जाना चाहता हूँ, पीछे ले जाना चाहता हूँ। सोचिए हमारे पास टाइम मशीन है और टाइम मशीन में हम बैठ के जनवरी 15 चले गए, जनवरी 15 2020। अभी कोरोना 15-20 दिन पहले जो है वुहान से निकला है। इंडिया में पहला पेशेंट 30 जनवरी को पाया जाएगा, अभी पेशेंट पाया भी नहीं गया है। मैं जानना चाहता हूं, अगर सईद एहतेशाम रिजवी भाई भारत के प्रधानमंत्री हो और उनकी 303 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हो, उनकी सरकार हो, बहुमत वाली सरकार हो, और 15-20 दिन पहले कोरोना वुहान से निकला हो, दुनिया भर में फैल रहा हो, इंडिया में शायद अभी उसका पहला केस नहीं आया हो, 15 जनवरी का समय है और सईद एहतेशाम रिजवी भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं, 303 की आपकी लोकसभा में मेजॉरिटी है। आप बताएं, आप ऐसा क्या करना, क्या स्टेप्स लेना शुरू करेंगे जिससे आज अगर हम लोग जून 5 2020 में बैठे हों तो भारत सुरक्षित हो, और ये जो हमने पिछले 3 महीने में ये जो सर्कस और ये जो पूरी महामारी फैलने दी है और जो मजदूर भाइयों को मरने दिया है और जो पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो ना हो। बताएं भाई, द स्टेज इज योर्स, बताएं क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल त्रिपाठी भाई, जब हमें पता चल गया कि चाइना से निकल करके दुनिया के कोने कोने में ये पहुंच रहा है और हम भी जाहिर है जो दुनिया के कोने पहुंच रहा है तो हम इससे बचे नहीं रहेंगे। सबसे पहले जो हम करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता कि जो विदेशों से फ्लाइट आने वाली है वो किसी भी मुल्क से आने वाली हो, किसी भी शहर से हो, नो डाउट, चाहे जहाँ क्यों हो, चाहे चाइना क्यों, इंग्लैंड क्यों, अमेरिका क्यों, कोई सबके साथ एक मेडिकल रिपोर्ट इम्पोर्टेंट कर देते हैं सबसे पहले कि हमें बगैर मेडिकल के हम आपको एयरपोर्ट के बाहर नहीं देंगे। हम ले ही नहीं सकते क्योंकि बगैर स्टाम्प के हमारे तो कोई अंदर देश नहीं घुसाया ना, हमें हमने परमिशन दिया ना, बगैर परमिशन के नहीं। किट की रही बात, जो आगे ये मान सकते हैं कि चलिए उस टाइम हमारे पास किट नहीं थी, इंडिया में नहीं थी किट, या इंडिया इंतजाम करने में लेट हो रही थी, उसके बाद भी हमारे पास टेम्परेचर मशीन तो थी, हम टेम्परेचर से चेक कर रहे थे भाई कौन क्या है। और अगर मेडिकल करा करके कोई आ रहा था विदेश के कहीं मेडिकल कराने के बाद एम्बेसी को, ये हर एम्बेसी को अपनी जो इंडियन एम्बेसी जहाँ भी है उसको ये पावर होता है कि आप बगैर मेडिकल के किसी भी आदमी को आप इंडिया नहीं भेजेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि आप वहाँ बैठे हैं तो जाहिर है ये आपकी जिम्मेदारी है हमारे मुल्क के लिए सबसे पहले। उसको करने के बाद अब देश में जो लोग आ गए थे उस दौरान पता चला कि अभी जनवरी पहली से लेकर के जो लगातार फ्लाइटें आ रही थी उनके लोग थे, उनको सबसे पहले चिन्हित करके उनसे कांटेक्ट करके उनका मेडिकल कराना बहुत इंपॉर्टेंट था। चाहे वो क्वारंटाइन करना पड़ता उनको या उनको कम से कम कुछ भी ऐसा कम से कम ये किया जा सकता था कि वो पब्लिक प्लेस में ना रहे कुछ दिन के लिए, कम से कम चाहे 1 हफ्ते के लिए ही पब्लिक प्लेस में न रहे, क्योंकि ये बताया गया कि 14 दिन टेस्ट करके क्वारंटीन में डाल सकते थे उनको। जी जी डाल सकते भाई। आपको आप 3 महीने के वीजे पे, कम से कम 3 महीने के वीजे पे हमारे आए हुए हैं, कम से कम 3 महीने के वीजे पे, तो आप 1 हफ्ते आराम से मुझे दे सकते, क्योंकि मेरे मुल्क की शान की बात थी, मेरे मुल्क की जान की बात थी। ये हमारी बात नहीं थी कि हम सिर्फ जान की बात है, हमारी जनता की बात थी। बिल्कुल हमको ये पता था कि सारे मुल्क इसमें दबाव हो रहे हैं, ये हमें पता चल गया था। सबसे पहले दूसरा स्टेप ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो था, हमारे पास सारे सांसद हमारे या जो हमारे नहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, सर्वसम्मति से हमको एक मीटिंग करनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, अपोजिशन को आप बुलाते हैं, सबको साथ बुलाते हैं जी, सबको बिल्कुल। उसके बाद हम इस पर विचार करते हैं कि ये महामारी जिस तरीके से दुनिया में फैल रही है और हम भी इसके चपेट में आ सकते हैं, तो हम इससे किस तरह से बचाव कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसके ऊपर बेहतरीन रिसर्च कर सकते थे या बेहतरीन राय दे सकते थे। वो किस पार्टी से हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पार्टी से नहीं है कोई बात नहीं, रिटायर्ड है
साइंटिस्ट चाहे वो रिटायर्ड रहे हों, चाहे डॉक्टर्स रहे हों रिटायर्ड, हम उनके उनकी राय ले सकते थे। स्टेट लेवल पर भी हम बोल सकते थे अपनी सरकारों से, हर सरकार से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की रही हो सरकार, चाहे जिसकी रही हो, उनसे भी बोल सकते थे कि आप अपनी लोकल पार्टियों की एक मीटिंग करें, अपने लोकल पार्टियों से मिलकर के एक विचार कम से कम करें कि भाई हम कैसे निपट सकते हैं। हर सांसद, हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में ही रहेगा और वहां की देखरेख खुद करेगा अपनी आंखों से, ना कि ये कि डॉक्टर पे छोड़ दिया और प्रशासन पे छोड़ दिया। अपनी आंखों से उसकी आप डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं कि सांसद और विधायकों को लगा दे अपने क्षेत्र में देखने के लिए। जी जी जी। अगर किसी क्षेत्र में ज्यादा मिल रहे हैं और उनसे प्रॉब्लम हो रही है, वो सेंट्रल से लेकर के स्टेट से लेकर के सेंट्रल तक वो मदद मांग सकता है उसके फौरन। ये नहीं कि आज मदद मांग रहा 10 फौरन उसे मदद दी जाएगी। उसके बाद भी कोरोना क्यों नहीं रुक पा रहा है, उसके यहाँ संख्या ज्यादा क्यों है, ये हिसाब हम उससे पूछेंगे। आज तुम आपके यहाँ 10 मिले हैं तो हम कल आपसे पूछेंगे 10 कैसे मिल गए, क्या था, आप कल तक क्या कर रहे थे जो आज 10 मिल गए। ये सारी जिम्मेदारी सांसद और विधायक की होगी। अब चाहे सांसद हो चाहे उसकी 5 विधायक रहे हो, और डीएम से लेकर के एसपी तक वो जो अभी तो इन्वॉल्व नहीं है हमारा, लेकिन सांसद और विधायक ये जो बिल्कुल अभी सांसद विधायक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जी कोई नहीं, जी जी बिल्कुल। बाकी अभी सबसे बड़ी बात, सारे सांसदों की सैलरी उसी दिन से रोक देनी चाहिए थी जिस दिन से हमारे यहाँ इतने ज्यादा पेशेंट मिल गए थे। हमारे यहाँ अगर हम सांसद की सैलरी 6 महीने के लिए रोक देते हैं तो भूखे नहीं मरेंगे जी। हम उनके खर्चे 6 महीने के लिए रोक देंगे तो भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन वो भूखे मर जाएंगे जो एक दिन मजदूरी नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनको खाना दें, सांसद को रोक। और इन्होंने तो इनकी सैलरी और बढ़ा दी, 3,60,000 कर दी सैलरी, मजदूर मर गया यहाँ पे, सैलरी बढ़ा दी। जी जी। ये बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं, जनता के अपोजिट हो रहा है सब कुछ अपोजिट हो रहा है जी। उसके बाद सारे मजदूरों को, ये जो भी लोग जाना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपने घर पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये 15 जनवरी के बाद, जैसे 30 जनवरी को मिल गया था पहला पेशेंट, उसके बाद सबको अपने घर। आप कट ऑफ पीरियड दे देते कि मैं लॉकडाउन अनाउंस कर रहा हूँ 1 तारीख से, आपके पास 8 दिन है, 8 दिन के अंदर घर पहुंच जाइए आप लोग। जी जी जी। अगर हम फ्री क्लिनिक कर देते, हमारे पास 100 करोड़ से ज्यादा खर्च करना आता जी। हम जो 20,000 के विस्टा बना रहे हैं, जो हम 3,600 करोड़ के जो सरदार जी को खड़े कर दिए हैं, हम उसी में 100 करोड़ में ही सब कुछ कर जी जी। और भाई मैं तो कह रहा हूँ, अगर हमने नोटिस दे देते ना इनको कि भाई लॉकडाउन कर रहे हैं 1 हफ्ते के बाद, आप अपना गुजारा कर लो, चले जाओ, तो दिहाड़ी वाले खुद चले जाते। अरे खुद से करके बेचारे चले जाते, आपको अपने खर्चे पे भी नहीं भेजना पड़ता। लेकिन आपने किया ही नहीं, आपने 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया और सबका बेड़ा गर्क कर दिया। वो भी सारा कुछ, जैसे आपने नोटबंदी की, हाँ, पूरे प्लान के साथ की थी, मगर किसी को नहीं पता था प्लान अब जी। सारे नेताओं के पैसे बदल गए लेकिन किसी को नहीं पता था। करेक्ट। सेम वैसे हुआ कि यहाँ पर पता था सरकार बनाना है हमको, पहले सरकार बनाएंगे फिर लॉकडाउन करेंगे। बिल्कुल सही। यहाँ सारा फोकस था मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का। और भाई लॉकडाउन जब आपने नोटबंदी की तो चलो उसमें सीक्रेसी की बात थी, यहाँ क्यों आपको 4 घंटे का नोटिस देना था? 4 दिन का नोटिस दे देते, सारे माइग्रेंट वर्कर्स को कह देते 4 दिन में आप अपने घर चले जाओ, हम उसके बाद लॉकडाउन करेंगे। और जब हमको पता हो कि हमारे लोग ऐसे हैं, हमारे देश की आवाम ऐसी है जो हमारे लिए पागल हो जाती है, तो हम उससे बिल्कुल ना कहते कि तुम मोमबत्ती जलाओ और थाली जलाओ, थाली बजाओ। हमें पता है कि हम उनको इशारा करेंगे थोड़ा सा तो वो और ज्यादा चढ़ जाएंगे। करेक्ट। और अगर ऐसा कर ही दिए थे तो सबसे ज्यादा पुलिस और डीएम को हमको बोल देना चाहिए सबसे पहले कि एक आदमी घर के बाहर नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। कम से कम इस सिचुएशन में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा नाम लेकर के लोग निकल रहे हैं, ये थाली टॉर्च वगैरह तो मतलब सिर्फ ड्रामे हुए। और भाई ये पीएम केयर्स फंड के बारे में आपको क्या कहना है? ये जो प्राइवेट फंड है प्रधानमंत्री का, जो इनके जेब में जा रहे हैं पैसे, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए वो हम भारतवासी बड़े भोले हैं, हम समझते नहीं हैं अपने प्रधानमंत्री के शब्दों को अब देखिए हमारे पास सबसे पहले मैं पीछे ले जाना चाहूंगा कि हमारे पास ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। हमें ये लगा कि शायद ये कह रहे हैं हमको राय दे रहे हैं, लेकिन राय वो हमें आगाह कर रहे थे कि बेटी बचाओ, क्योंकि हमारे लोग जो है वो तुम्हारी बेटियों को छोड़ेंगे नहीं, बचा लो जी, बचाओ तुम जी, बचा सकते हो तो बचा लो, हम छोड़ेंगे नहीं जी। इसी तरीके से पीएम केयर फंड जी, ये सिर्फ पीएम केयर फंड है। हाँ, पीएम के केयर का फंड है, ये देश के लिए नहीं, पीएम के केयर की है बस, अब सिर्फ पीएम के। तो बता दें कि हम तो झोला उठाएंगे चले जाएंगे, तो हमें समझ आना चाहिए झोले में ऐसा क्या होगा साहब
जो आपको उठा के भागना होगा। तो ये पीएम के फंड केयर जो है ये वही भरा होगा और चले जाएंगे। हम तो भिखारी हैं, चले जाएंगे। करेक्ट। ये राष्ट्रीय तो ही नहीं है। करेक्ट। और जो लोग इसमें दे रहे हैं वो लोग सीधी सी बात है, वो लोग चाह रहे हैं कि अब आज देंगे तो कल हम इनसे ले लेंगे। वो जानते हैं चाहे वो कोई कंपनी हो चाहे वो सेलिब्रिटी हो, उनकी टैक्स भी हो जाएंगे सारी मूवीज। करेक्ट। ये पीएम केयर्स फंडिंग का प्राइवेट फंड है, बिल्कुल। इनफैक्ट प्रिंट ने इस पे स्टोरी करी भाई, प्रिंट ने इस पे स्टोरी करी कि जब इन्होंने अनाउंस किया तो उस समय देश जो है इतना ज़्यादा सीरियस था इस इशू के बारे में कि एक हफ्ते के अंदर 6,500 करोड़ पीएम केयर्स फंड के अंदर आ गया। प्रिंट ने स्टोरी करी, उसके आगे का किसी को पता नहीं है क्योंकि ना ये उसके बारे में बता रहे हैं ना किसी को पता करने दे रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर 6,500 करोड़ लोगों ने दान कर दिया। ये सब उसको अपनी जेब में डाल के बैठ गए। करोड़ रुपए आपने कहाँ खर्च किए? कुछ 6,500 करोड़ रुपए आपने कहाँ खर्च किए? मालूम है भाई 20 लाख करोड़ की तरह पैकेज होगा। मैं आ रहा हूँ उस पर। जी सही कह रहे हैं। चलिए भाई, मैं अगले सवाल पे आता हूँ। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ, इसी से कनेक्टेड सवाल है। एक तो ये मजदूरों को लेकर के जो मिसहैंडलिंग हुई है, मजदूर भाई रोड पे हमारे मर गए, ट्रेन के रेलवे ट्रैक पे मर गए। इवेंचुअली जब ट्रेन की टिकट भी इन्होंने तो स्पॉन्सर करी नहीं, उन्होंने खुद ही टिकट लेके जब ट्रेन से भी गए तो एग्जॉस्शन भूख के कारण ट्रेन के अंदर भी मर गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये मजदूरों को लेकर के जो मोदी सरकार ने मिसहैंडलिंग करी है और जो सैकड़ों मजदूर मर गए जिनका रिकॉर्ड भी नहीं आएगा, उनको कोरोना ने नहीं मारा, लिटरली इस मोदी सरकार ने मारा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही दुखद है। ये तो मतलब दिस इज द एक्सट्रीम। जी फिर हम आपको 2019 तक और 2014 तक एक डायलॉग याद दिलाएंगे जी कि 2020 में गरीबी नहीं रहेगी, गरीब कोई नहीं रहेगा जी। ये गरीबी मार देंगे। उसी का पालन किया जा रहा है, जो उसी का पालन किया जा रहा है। वरना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज के दौर में कई हजार किलोमीटर चल करके जो मजदूर घर तक आ जा रहा है, साइकिल चला के कोई बेटी अपने बाप को बिठा करके कई हजार किलोमीटर तक पहुंच जा रही है, उसके बाद तो हम जा करके अपना गमछा उतार करके उससे गले में डाल दे रहे हैं। लेकिन जब वो 1000 किलोमीटर चल के आ रही थी तब हम कहाँ थे? तब मुझे वो गरीबी नहीं दिख रही थी। अभी एक प्रेग्नेंट औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया एक हाईवे के ऊपर। हमारा जरा से भी क्या हम ये मान लें कि हमारे देश में कोई ऐसी संस्था नहीं बची है, सरकारी हो या प्राइवेट छोड़ दीजिए, सरकार पे ही रखते हैं, कोई ऐसी संस्था नहीं बची है कि हम आसपास की कोई एम्बुलेंस किसी भी तरीके की, या उसको देखते हुए जो लोग, क्या वो पुलिस वाले नहीं मिले होंगे, क्या उनको रास्ते में ऑफिसर नहीं मिले होंगे, बहुत सारे लोग मिले होंगे, तो क्या उनको नहीं लगा कि इस औरत को इस सिचुएशन में नहीं जाने देना चाहिए, इसे हॉस्पिटल की जरूरत है, इसे हाईवे पर हम नहीं छोड़ सकते हैं? या कोई भी हो, या आम आदमी हो, छोड़ दीजिए प्रेग्नेंट औरत, कोई आम आदमी हो, जब मजदूर निकल करके जाने लग गया और चूंकि मजदूर मजबूर था, उसके खाने का इंतजाम नहीं था, जब प्राइवेट एनजीओज काम कर रही थी, इसके लिए एनजीओज काम कर रही थी खाना खिलाने के लिए, तो कई एनजीओज को रोका गया, अरेस्ट किया गया, उनको रोका गया काम करने से, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो। यूपी में हमारे 2 भोजनालय बंद करा दिए गए, एक गाजियाबाद में बंद कराया गया, एक उन्नाव में बंद कराया गया। उसके बाद हमको डीएम से परमिशन लेकर के तब भोजनालय को फिर से चालू कराना पड़ा। तो लोग लगत सिर्फ इसलिए कि नहीं साहब आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार कर रही है। बुलंदशहर के डीएम ने एक नोटिस दी, एक लोग को एक नोटिस दी कि साहब आपके दरवाजे से जो लोग निकल रहे हैं आप इनको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये गैर कानूनी है। मैं जानना चाहता हूँ कैसे खाना देना गैर कानूनी हो गया? मारना था, बताइए, पानी पिला देना, खाना खिला देना गैर कानूनी हो गया, हमारे देश के लिए खतरा हो गया ये। मतलब ये कि हमारे पास कोई ऐसा सरकार में नहीं है, एक विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, सबके सब ये चाहते ही नहीं है कि हम जमीन पर दें। हमने डॉक्टर्स के लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसा दिए। हमें सोचना चाहिए था कि वो तो सम्मान की बात है, वो अलग चीज है। चलिए मान लिया कि आपके पास एक्स्ट्रा था, आपने सम्मान किया, लेकिन जो गरीब सड़कों पर थे उनके बारे में कोई ख्याल क्यों नहीं किया जाता? नहीं किया। हद तो ये है कि जब हमारे पास वो लोग जो जाते हैं, वो कौन से मंदिर जो जाते हैं, वो लोग कमाड़िए, कांवड़िया जाते हैं, हम उनके लिए हम हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं यूपी में। लेकिन वही यूपी के अंदर जब हमारे गरीब मजदूर सड़कों पर दम तोड़ने लग जाते हैं, जब वही गरीब मजदूरों पर ट्रक चल जाती है, बस चल जाती है, तब हम खामोश रहते हैं। मतलब हम उनकी नहीं सुनना चाहते हैं, बस हम एक खास धर्म का चोला पहन करके नौटंकी कर रहे हैं। हम धार्मिक नहीं है, बिल्कुल हम क्लियर कर देता हूँ, वो हिंदू
समाज के नहीं हो सकते। नहीं, वो किसी भी समाज, सर्कस है ये, धर्म नहीं है, सर्कस है। किसी समाज का नहीं, सर्कस है। बिल्कुल बिल्कुल सर्कस चल रहा है, बिल्कुल। तो ये सब गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। हम गरीबी हटा रहे हैं, सीधी सी बात है, हम गरीबों को हटा रहे हैं। गरीबी हटाने के लिए हम गरीबों को हटा रहे हैं। बस सीधा सा बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल। तो नहीं, बिल्कुल खून खौलता है भाई, इस बारे में बात ही करके खून खौलता है। थोड़ा सा क्या सोच है उनकी? सईद अहतेशाम भाई, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है, पर्सनली पता है, आपने इस लॉकडाउन, स्पेशली शुरू में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के दौरान आपने काफ़ी मदद करी है लोगों की, खाना पहुंचाया है, जिसकी जो भी मदद चाहिए हो, क्योंकि एकदम से लॉकडाउन हो गया था, लोगों को दिक्कत आ रही थी। थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं जो आपने किया, जो मदद पहुंचाई, थोड़ा सा, ताकि लोग जाने। जी। इसके लिए मैं 2014 में 15 में जी एक मैंने सॉन्ग सुना था जी कि भात भात कहते मर गई संतोषी। ये मध्य प्रदेश के एक जगह का था, वहाँ पे एक संतोषी नामक एक 7 साल की बच्ची थी, और कोटेदार ने उसको अनाज ना दे करके भगा दिया था, और वो भात भात कहते भूखी मर गई। आए बेचारे। मध्य प्रदेश की दोस्तों जी, 2015 की बात। जी जी। मैं आज तक उसको बहुत दिल से लगा के रखा हूँ। आज तक उस बच्ची की मुझे शक्ल याद है। जी। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुझे ये दुनिया को पता है कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर डे वर्क करते हैं और पर डे खाते हैं। जी जी, डेली करेंगे तभी अगर उनको मजदूरी नहीं मिल रही है कोई तो नहीं खा पाते। कोई सेविंग नहीं है, जो डेली की कमाई है उसी से चलता है गुजारा। जी बिल्कुल। तो लॉकडाउन पहले शुरू हुआ तो मैंने सुबह 8 या 9 बजे एक वीडियो बनाया, और मैंने कहा कि देखिए, सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, अपने अपने मोहल्ले में 5 नौजवान बंदे जो है, नौजवान लोग अपने सामने आए हैं, 5 नौजवान हर मोहल्ले से, और एक टीम बना लें। वो पूरे मोहल्ले की देखरेख करेंगे, और पूरे मोहल्ले का कोई भी सामान लाना हो, कुछ भी करना हो, ये लोग हेल्प करेंगे। इस तरीके के आप अपने अपने मोहल्ले की जिम्मेदारियां ले लीजिए, जो नौजवान लोग हैं। इससे क्या होगा, भीड़ नहीं लगेगी कहीं पर। अगर आप 5 लोग कर रहे हैं, कहीं भीड़ नहीं लगेगी, आपको पता रहेगा कौन भूखा है, क्या है, उसकी भी आप मदद कर सकते हैं, दूसरे से लेकर के कौन देने लायक है, कौन है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, तो एक साथ मुझे मैसेज दिया कि भाई, जिनके पास नहीं है वो क्या करें, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो दिन भर मजदूरी करके तब शाम को खाता था, और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 4-5 रुपए पड़े हुए हैं, जो शायद 2-4 दिन चल जाएंगे। और चूंकि लॉकडाउन 21 दिन के बाद, तो मैं तो कहीं के नहीं रहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम करें, इंशाल्लाह मैं कराता हूँ। मैंने उनका अकाउंट नंबर दिया, तीसरे दिन मैंने उन्हें अकाउंट नंबर दिया, और मैंने उन्हें कुछ पेमेंट भेजा। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा सारा, उसके बाद मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गया मदद के लिए, तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई, वो बनाया, और मैंने वीडियो में कहा कि सारे काम बाद में होंगे, पहले अब मैं जो भूख मिटाने का काम है ये किया जाएगा। मैं इस फिराक में, मेरे दिमाग में ये कहीं नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मुझसे मदद की गुंजाइश रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, मुझे नहीं मालूम। तो समझा था बहुत 1000-2000 लोग कर लिए, लेकिन जो तादाद बढ़ने लगे, मुझे उसके लिए नहीं, मुझे याद है, आप करीब 5-5.5 हजार लोगों तक आपने मदद पहुंचाई उस समय। यू वर वेरी एक्टिव। जी जी, प्लीज बताएं, कंटिन्यू प्लीज। बहुत ज्यादा, मतलब वो ये हो गया कि फिर मुझे रातों को नींद आना बंद हो गई। जी, यानी कई दिन तो ऐसे हो गए कि मैंने शायद 1 से 2 घंटे तक दिन में मैं सो जाऊं। जी, क्योंकि कॉल्स आती होंगी, कोऑर्डिनेट करते होंगे लोग। जी जी, बहुत ज्यादा, जी बहुत ज्यादा। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये थी कि हम ये कैसे पता लगाएं कि ये फेक है कि नहीं है। जी जी, ये भी जरूरी है। जी, उसमें फेकर्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, उसमें एक भाई साहब है, मुंबई के हैं हमारे, हैं वो, अहमद करीम कुछ नाम था। उन्होंने बड़ा सहयोग मेरा किया कि उन्होंने क्या किया, मुझे फेसबुक पे वो बोले कि आप जो है सिर्फ बोलते हो, मदद नहीं करते होगे। मैंने कहा उनका शुक्रिया बोल दिया। उसके बाद वो मुझे एक व्हाट्सएप से मैसेज दिया और बोले कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ, बड़ा परेशान। वो जो 1500 वाला था, हाँ मुझे याद है, एक जने कोई थे। जी जी जी, आपने वीडियो में जिक्र किया था, मुझे याद है। बताएं, नहीं लोगों को बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी, 1500 रुपए मैंने उनको भेज दिए। जी, तब वो हंसने लगे पैसा लेने के बाद। हमने कहा क्या हुआ भाई साहब? तो बोले मैं तो चेक कर रहा था कि आप दोगे या नहीं दोगे। उस टाइम मेरे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन मुझे वहां से कुछ सीखने को मिला। मुझे सीखने को मिला, जब तक हम तफ्तीश नहीं कर लेंगे तब तक हम नहीं देंगे। जी जी, कोई भी इसी तरह मेरे साथ कर सकता है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये शुरू किया कि अब जो मेरे पास बंदे आने शुरू हुए उस दिन के पास से, मैंने डायरेक्ट तो बहुत कम पैसे दिए हैं, लेकिन हमने सबसे पहले बेटा मैं दुकान जाऊँ, वहाँ दुकान जाकर के मुझे दुकानदार से बात कराओ, मैं उसको पेमेंट देता हूँ, आप उससे सामान ले लो, पैसे नहीं। ये शुरू किया मैंने। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल नहीं था। अच्छा, उसी दौरान मुझे पेटीएम और फोन पे और गूगल पे मैंने उसी दौरान बनाया। जी जी, मेरे पास नहीं था पेटीएम था, लेकिन मैंने गूगल पे और फोन पे बनाया, ताकि बहुत सारे शॉपकीपर जो थे जिनके पास गूगल पे था, फोन पे था।
सेकेंड फर्स्ट लॉकडाउन के 15 दिन तो मैंने अपने आप से जो हो सका मैंने किया। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तादाद बहुत ज्यादा होने वाली है, अब तो शायद मेरे कंट्रोल के बाहर है। तब मैंने एक अपील की लोगों से, उससे बहुत सारे भाइयों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, मदद करे। ये फर्स्ट और सेकेंड लॉकडाउन में, फर्स्ट से सेकेंड लॉकडाउन तक लोगों ने मदद किया। लेकिन सेकेंड लॉकडाउन तक जो मिडिल क्लास था सब खाली हो गए भाई, सब लोग फिर खाली हो गए, एवरीवन रन आउट। जी जी जी। तो ये हो गया कि सेकंड तक तो मैं उस दौरान अपना घर बनवा रहा था। जी जी। तो घर को मैंने रोक दिया उस दौरान, मैंने कहा इस टाइम घर को रोक देता हूँ, पहले ये काम इम्पोर्टेंट है। तो उस घर का जो मेरा बजट रखा हुआ था वो सारा बजट मैंने उठा करके ये सोच करके कि अब ऊपर वाला है, ऊपर वाला जब चाहेगा तो हमारे हो जाएगी। लेकिन पहले इम्पोर्टेंट ये है कि अभी ये काम बहुत जरूरी है। तो ऐसे करके फिर मैंने शुरुआत की, और आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के सहयोग से आज 15,126 लोग हो चुके हैं, जिनमें 6 लड़कियां हैं जिनकी शादी करवाई गई है अभी इस लॉकडाउन के जरिए। तो वो बड़ी तादाद में उनकी मदद की गई है। बाकी जो 15,120 लोग हैं जिनके अकाउंट नंबर बाकायदा रखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, उन लोगों तक मदद पहुंचाई गई है। इसमें हमारी दो बहनें हैं हमारी, उन्होंने बहुत हमारी मदद की, सहयोग किया। जो कॉल्स वगैरह हुआ करती थी उनको बहुत हैंडल किया, उन लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें मेहनत की। और सबसे बड़ी बात मैं अपने आप के लिए ये मानता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया था कि मैं कुछ कर पाया। मैं हालांकि मैं कुछ नहीं कर पाया, इतना ज्यादा नहीं कर पाया जितना कि होना चाहिए, बट मैं ये मानता हूँ कुछ कर पाया इस दौरान। मेरे पास कोई टीम नहीं थी जिस टाइम। लाखों लोगों से ज्यादा किया भाई आपने, 15,000 लोगों तक मदद पहुंचाई, काबिले तारीफ है। आई मीन हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट टू यू, सैल्यूट टू यू भाई। मैं आप जरा एक वो एग्जाम्पल दें, मुझे याद है उस समय, उस दौरान आपने एक वीडियो में जिक्र किया था, पीपल नीड टू हियर दिस, मेरी ऑडियंस सुनना चाहेगी भाई। एक आपने एग्जाम्पल लिया था बड़ा दिलचस्प था, जिसमें एक बड़े अधिकारी जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे, कैसे आपकी टीम के मेंबर उनकी मदद पहुंचाने गए, जब वहां घर पहुंचे तो पता चला ही वाज सो वेल ऑफ, लेकिन उन्होंने वो वाला एक बार भाई बता दे जरा, पीपल शुड हियर दिस ताकि लोग जाने। जी एक दिल्ली से एक बहुत सारे थे, उन्होंने बताया था कि मेरे पास इस दौरान बहुत ज्यादा परेशानी है और क्या आप मदद करते हैं। तो फर्स्ट मैसेज उनका यही था कि आप क्या मदद करते हैं। मैंने कहा जी मैं मदद करता हूँ। बोले मुझे कुछ राशन के इंतजाम करवा देंगे तो मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, आप अपना एड्रेस दे दें मुझे, आप कल तक टाइम दें, कल आपके पास बंदा आ जाएगा राशन देकर। बोले ठीक है। तो मैंने अपने दिल्ली में एक हमारी बहन है उनको मैंने भेज दिया, मैंने ये एड्रेस है और यहाँ जाकर के फट से जो है राशन वगैरह लेकर के पहुँचा दो। तो वो बहन ने जा करके वो राशन पहुँचाने की कोशिश की। तो वो पहुंची उस बिल्डिंग में जहाँ का एड्रेस था, तो वो देख रही है कि यहाँ आसपास तो कोई झोपड़ी वाले है नहीं, कोई घर वाले ऐसा है नहीं जो मदद जिनको रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई है नहीं यहाँ पर। बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, यहाँ कौन हो सकता है, ये तो बढ़िया बेहतरीन कॉलोनी है। तो फोन लगाया उन्होंने मुझे कि यार यहाँ पे किसे मैं भाई दे दूं, मैं कोई तो नहीं है। मैंने कहा नंबर देता हूँ, आप कॉल कर लेना। उन्होंने कॉल किया तो वो आई थिंक 4th फ्लोर पे उन्होंने बुलाया। लिफ्ट है 4th फ्लोर पे चले आइए। 4th फ्लोर पे जाने के बाद उन्होंने पूछा तो बोला जी हाँ मैंने मदद मांगा था जी से, तो मैं तो उन्होंने दे दिया। देने के बाद मुझे वहीं से वो 4th फ्लोर से ही मुझे कॉल किया कि यार समझ में नहीं आया एक बार। मैंने क्या बोले ये तो ऑफिसर है, IAS ऑफिसर। मैंने क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने वहां से दिखाया मुझे वीडियो कॉल, देखिए ये जो है ये इनके यहाँ नेम प्लेट लगी हुई है, ये IAS ऑफिसर है। क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब क्या तो दो ड्राइवर नीचे खड़े हैं बाकायदा और आप बता रहे हैं कि इनको मदद की जरूरत है। मेरे पास मैसेज है। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा क्या तो मैडम ने कॉल, मैडम आपको मदद चाहिए थी। बोले हाँ बहुत बहुत थैंक यू, आपको मैं कॉल करने वाली थी, थैंक यू आपका मेरे पास मदद पहुंच चुकी है। मैंने कहा वो तो ठीक है मैडम, लेकिन क्या आप एक बात बताएं सच में आपको रिक्वायरमेंट थी, आप किसी और के लिए ले रहे, काम वाले के लिए, ड्राइवर के लिए, किसी को। बोले नहीं असल में हम लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हमारे यहाँ जो जेंट्स हैं वो थोड़ा सा इस टाइम बीमार चल रहे हैं और हम 2 लेडी हैं वो बाहर जाने से रहे हैं, तो इस वजह से हमें मदद लेनी पड़ी। तो मैंने उनको थैंक यू बोल के कॉल तो काट दिया, लेकिन मैंने उनसे ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो अपने लाइफ के जरिए मैंने उनसे जो आपने जी बिल्कुल सही, अगर वो उस दौरान 500 रुपए दे देते, राशन वो 1 महीने का था पूरा, 1 महीने का पूरा राशन, अगर वो 500 रुपए दे देती, कहती किसी और की मदद कर देना, किसी जरूरतमंद को दे देना, किसी जरूरतमंद तक। जैसे आप राशन पहुंचा रहे, अच्छा ये उन्होंने देख लिया था ना कि एक फोन कॉल पे अब तक राशन पहुंच गया, नहीं था सीधा पहुंच गया था। ये चाहिए था कि भाई 500 रुपए देते कि ये किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दीजिए। तो हमें उनके पास पैसा था, राशन नहीं था, ये परेशान था। वहाँ मुझे सीखने को मिला कि पैसा होते हुए मिल रहा तो ले लो,
ले लो, रजिस्ट्रेशन जो है ले लो भारत जी, आज फ्री भी में करोड़पतियों के पास है कि अगर जी, मिल रहा है फ्री में तो ले लो, फ्री में जी जी जी। उसे छोड़ो नहीं। और इन्होंने ही शायद आपने ये भी बताया था कि बाद में कहा था ड्राइवर को भी अपना नंबर दे दिया था आपका कि तुम भी मंगा लो। ड्राइवर को जी जी हाँ ड्राइवर को उन्होंने ये जी मुझसे कहा था कि क्या हो रहा है, बोलते ना, मैंने कहा क्यों, बोले मैंने ड्राइवर को आपका नंबर दिया, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जी ड्राइवर को दे दीजिए, काम जी वाली को दे दीजिए, पड़ोसी को दे दीजिए, जो आपको परेशान जी है, आप चौपड़ पट्टी दे उसको दे दीजिए, जी लेकिन मैडम आपको जो मैंने राशन दिया वो मुझे खल रहा है, जी 1 महीने का राशन मैंने आप तक पहुंचाया मगर मुझे खल गया है, जी सिर्फ इस वजह से कि वो जरूरतमंद को नहीं मिला है। जी और आप अगर चाहती तो उस टाइम जो समझ में आता आप कर सकती थी, जी बहुत कुछ कर सकती थी, आईएएस ऑफिसर की वाइफ है आप, जी जी बहुत जी कुछ कर सकती जी थी आप, जी लेकिन नहीं किया। नहीं तो किया वो 1500 रुपए के जो सॉरी वो जो 1 महीने का राशन पहुंचा था, जी वो मुझे दुख है कि उन तक ना पहुंचाया होता तो बेहतर था। जी जी जी। नहीं, आई कैन इमेजिन भाई, यही थोड़ा सा देखिए मानसिकता ये बात दिखाती है, ये एक रियलिटी ऑफ लाइफ है भारत में, कुछ है ये कि भाई जो फ्री में मिल रहा है ले लो। और बड़ा आपने सही कहा भाई, अगर हेल्प आपने पहुंचा दी उनको, अपने खुद से मर्जी से 500-1000 रुपये दे देती और कह देती किसी और ज़रूरतमंद के आप मदद कर देना, तो उससे उनका जी कैरेक्टर दिखता। जी नहीं, वेरी वेल सेड, ये बड़ा ज़रूरी था एग्जाम्पल शेयर करना। चलिए भाई, हम लोग अपने जी कोई नहीं भाई, मैं बस यही कहूँगा, ये देखिए भगवान का काम है, खुदा का काम है जो आपने किया, 15,000 लोगों तक मदद पहुँचाई। आई मीन आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है, आपने किया, और अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत वेल ऑफ लोग हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं जो आपने किया। नहीं करते। तो आई एम सुपर, मैं मानता हूँ कि ईश्वर अल्लाह भगवान कोई भी हो, उसने मुझे जो है शायद 137 करोड़ में से जो 1 करोड़ लोग होंगे ना मदद करने वाले, उनकी लिस्ट में रखा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कम से कम उस लिस्ट में रखा था जो कर रहे थे किसी के लिए। जी जी नहीं बिल्कुल, ये बहुत सब आप लोगों की दुआओं से ये हुआ है। नहीं बिल्कुल भाई, उस लिस्ट में रखा, बिल्कुल सुपर प्राउड ऑफ यू, बिल्कुल बिल्कुल सही भाई। हम लोग लास्ट सेशन में आ रहे हैं। इस सेशन में इसको हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं। मैं 10 नाम लेने वाला हूँ इंडिविजुअल्स के, मैं एक करके नाम लूँगा, एक नाम लूँगा, और आपको फिर जो आपका इमीडिएट एक लाइन में या जो इमीडिएट रिएक्शन है उस आदमी के बारे में, उस इंसान के बारे में, वो आपको बेबाकी से बोल देना है, रख देना है, ठीक है? तो चलिए भाई शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। पहला नाम मैं लेने वाला हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। जी, देश को बर्बाद करने वाला इंसान। जी, राहुल गांधी जी। एक शरीफ आदमी, पॉलिटिशियन नहीं, सिर्फ एक शरीफ आदमी। वेल सेड। ममता दीदी। थोड़ा सा एग्रेसिव या गुरूर कह सकते हैं, थोड़ा सा गुरूर में कई चीजें ऐसी उनकी रहती हैं जो नहीं करना चाहिए मगर उनको गुरूर हो जाता है, घमंड हो जाता है, उस जगह पर कर देती है। लेकिन 50-50 के लिए वर्क भी 50-50 जी 100 नहीं। जी। अरविंद केजरीवाल जी। यस और नो, पहले हाँ कह करके पहले आपके साथ मिलेंगे गले, लेकिन बीच में आके चूड़ा भोग देंगे। अच्छा। उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे फिलहाल तो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कह नहीं सकते, पलटी कब खा जाएंगे कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं कब पलटी खा जाएंगे। जी। अर्नब गोस्वामी। जोकर। चलिए अब अगला नाम ले रहा हूँ, संबित पात्रा। संबित पात्रा तो एक ऐसा नमूना जिसके घर में जो दिन भर टेंशन में आता हो, उसको शाम को मनोरंजन के लिए एक ऐसी चीज चाहिए होगी जो उसको लगे कि आज ये। हाँ भाई, तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग रैपिड फायर राउंड। संबित पात्रा के बारे में क्या कहना है आपको? बेहतरीन कॉमेडियन। जी। सिर्फ कॉमेडी, लोगों को हंसाने का, दिन भर का आपके टेंशन खत्म कर देगा। जी। अंधभक्त के बारे में क्या कहना है? अंधभक्तों के बारे में क्या कहना? हमारे इसके बहुत ही भोले भाले वो इंसान जो अभी तक अपने ही बारे में नहीं समझ पाए हैं कि कल को हमें खाना क्या है, कल को हमको करना क्या है, हमारे बच्चों का भविष्य बनाना क्या है, कैसे बनने, कुछ भी नहीं जानते हैं। जो A to Z जानते नहीं, जैसे कहते हैं कि अल्लाह मियाँ की गाय, वो तो कुछ नहीं जानते हैं।
हाँ, एग्रेसिव इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनको ये कॉमेडियन और जोकर मिल करके इतना जोश में ला देते हैं, इस वजह से वो एग्रेसिव हो जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं, गाली गलौज कर जाते हैं। लेकिन चूंकि भारत की बहुत ही गरीब जनता जो है, बहुत ही भोली जनता जो है, वो है अंदर बहुत भोले लोग। अमित शाह एक ऐसा क्रिमिनल जो पूरे देश में सिवाय आतंक के और कुछ नहीं चाहता। और आखिरी में भाई, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में क्या कहना है आपको? उनके बारे में सबसे बड़ी बात यही कहूंगा कि अगर हम उनके कदमों पर चलने लग जाते, या हम नहीं, अगर पॉलिटिशियन उनके कदमों पर चले, हमने उनसे कुछ भी नहीं सीखा है, हमने सिर्फ उनको राष्ट्रपिता मान लिया है जबानी, और कुछ सिर्फ जबानी मान लिया है। हमारी किताबों के लिए बहुत अच्छा है कि भाई चलो ये राष्ट्रपिता है, बाकी हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ ऑफिस में या संसद भवन में या विधानसभा में फोटो टांग दी, माला लगाने के लिए बस, और हमने सीखा कुछ नहीं। जी, वेरी वेल सर, सही बात है भाई। आखिरी में अब इस इंटरव्यू को फिनिश कर रहे हैं, आपका क्या मैसेज है इंडिया के यूथ के लिए? व्हाट इज योर मैसेज फॉर द यूथ ऑफ इंडिया? इंडिया के यूथ के लिए हम त्रिपाठी भाई यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा हालात और सिचुएशन खराब होने वाले हैं आज के दौरान। सबसे ज्यादा आपको ये चाहिए कि आप सारे पॉलिटिशियन से आप बिल्कुल दरकिनार कर दें, उनसे कोई मतलब न रखें। पॉलिटिशियन, आप कोई भी विधायक, सांसद हो या प्रधान या पार्षद हो, वो आपका नौकर है, आपका मालिक नहीं। आप उसे चुनते हो तब वो वहां बैठता है। आप उससे सवाल करो, अपने क्षेत्र के काम के लिए सवाल करो, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो आप रोजगार पे हो, चाहे वो जिस भी मामले में, आप उससे सवाल करो और काम करो। काम तब तक नहीं करेंगे जब तक आप नहीं चाहोगे। आप काम करवाना सीख लो, तब से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप काम करवाना सीख जाओगे, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है किसी के बिके ना होना, चाहे वो दिल से हो, चाहे जबान से हो, चाहे जैसे हो, बिके ना होना। आप सारी पार्टियों से कहो भाई मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमारे जो काम करेगा आपके क्षेत्र में कोई भी एक ऐसा ईमानदार बंदा जरूर होगा जो विधायक बनने के लायक होगा या सांसद बनने के लायक होगा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ऐसा नहीं है कोई विधानसभा में कोई ईमानदार बंदा है ही नहीं, बिल्कुल सूखा पड़ चुका है। बहुत सारे लोग पड़े हुए, ईमानदार पड़े हुए हैं जो आपकी मदद ही करना चाहते हैं हर सिचुएशन में। तो ये जो आज वोट बिकने का सिस्टम आ गया कि 10 करोड़ में विधायक बनता है, इसको खत्म करके सबसे पहले उस बंदे को आप विधायक बनाइए। विधायक वोट से बनता है, रुपया चाहे इतना खर्चा करके नहीं बनेगा जब तक वोट नहीं पड़ेगा। तो वोट आपको करना है, आप इसको तय करें कि हम इस बंदे को विधायक बनाएंगे ताकि ये 5 साल में हमारे स्कूल सही कर सके, हमारे हॉस्पिटल सही कर सके, हमारे रास्ते सही कर सके, हमारे लिए फैक्ट्रियां डलवा सके। कोई भी विधायक आज जाकर के राज्यसभा विधानसभा में जाकर के नहीं कहता है कि हमारे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, कोई नहीं कहता, कोई कहता ही नहीं है। तो हमें जब हम उनको क्या बना के रखें? अगर हम उनको बनाना चाहते हैं तो कम से कम ऐसा बनाएं कि विधानसभा में जाकर के वो बोले कि हमारे अपने क्षेत्र की बात करें। डिसेंट्रलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं और करते आए हैं, सही कह रहे हैं। अपने क्षेत्र विधायक और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अगर फोकस हो तो देश ठीक हो जाएगा। यहाँ पे सारा फोकस चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पे होता है जी, और देश रह जाता है। और सबसे बड़ी बात है, हम दूसरे विधानसभा के लोगों को ही वोट ना करें। आज हमारे पास यूपी के हैं, तो एमपी से चले आ रहे हैं, कोई बंगाल से चले आ रहे हैं। हाँ, जो लोकल वहाँ का ना हो वोट ना करो। और चले गए। हाँ, इनको पैराशूट कैंडिडेट्स कहते हैं, ना लो इनको। बिल्कुल पैराशूट कैंडिडेट ये आए और उड़ के चले गए। तो इनको चाहिए कि हम लोकल आदमी कम से कम उसके घर जाकर के हम मिल सकते हैं, प्रॉब्लम बता सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं, बहुत अच्छा कर। हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे, दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हर आदमी से यही कहेंगे, हर माँ से हर बाप से कहेंगे, देखिए एक वक्त रोटी कम खाइएगा लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइएगा जरूर। कल को ये ना होने पाए कि आप फिर वही हाल हो जाए जो आपका हाल रहा है, वो आपके बच्चे का भी हो जाए। इसलिए पढ़ाना बहुत जरूरी है। कम से कम अगर आपको करना तो हाई स्कूल जरूर कराइए। कम से कम बता रहा हूँ, बहुत कम आप करा रहे हैं, कम से कम हाई स्कूल जरूर कराइए, चाहे वो सरकारी स्कूल से ही हो, लेकिन कम से कम हाई स्कूल जरूर कराइए, बहुत इंपॉर्टेंट। वेरी वेल सेड भाई, वेरी वेल सेड। मैं आपसे एक बात में टोटली अग्री करता हूँ। आपके मैंने अक्सर लाइव्स में हमेशा देखा है, आपकी लाइव वीडियोस में आप ये बात डिसेंट्रलाइजेशन की हमेशा कहते हैं, और मैं अग्री करता हूँ कि फोकस अपने विधायक अपने क्षेत्र पे होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज, अभी क्या हो गया, पीएमओ के पास सारा पावर है और सब कुछ जाए भाड़ में। अगर हम लोग अपने क्षेत्र को ठीक कर लेंगे और वहाँ अच्छा कैंडिडेट चूज करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। हम वोट करने के टाइम सोचते हैं कि हमारे देश के बाद प्रधानमंत्री को बनाना है। जी। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे यहाँ सांसद है वो बलात्कारी है, वो रेपिस्ट है, वो फिर रेप करेगा, ये नहीं सोचते हैं। हमें प्रधानमंत्री चुनना है,
यही हम बात करें। यहाँ जी जी, वेरी वेल सेड। अब हम सोच रहे हैं कि 2 मंजिल पे हम उड़ के पहुंच जाएं और सीढ़ी लगी है, लेकिन हम उसमें चढ़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर अब गिरेंगे, दांत सारे बाहर आ जाएंगे। जी जी, वही हो रहा है हमारे साथ। नहीं ठीक, ये आप बिल्कुल सही आप कहते हैं, यही फोकस होना चाहिए। चलिए भाई, इस इंटरव्यू को फिनिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए, और आप लगे रहिए इसी प्रकार, इसी बेबाकी से अपनी बात रखते रहिए, अपने लाइव वीडियोस बनाते रहिए, जनता को जागरूक करते रहिए। एंड एक बार अंत में यही कहना चाहूँगा कि वाकई भाई लॉकडाउन 1-2 के दौरान मुझे पता है पर्सनली आपने इतना अच्छा काम किया है, एंड ऑल दोज पीपल जिनके दिल और लिटरली स्टमक तक आप पहुँचे, उनका पेट आपने भरा, थैंक यू सो मच फॉर इट। ये लिटरली गॉड सेंट काम आपने किया, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। जी, वर्क फॉर इंडिजेंट्स। जी जी जी, सही कहा आपने, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जिसको ज़रूरत है, जो गरीब है, उसकी मदद होए। जी, तो वेरी वेल डन भाई, बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भाई। हाँ जी, तो ये थे सईद एहतेशाम रिजवी भाई, एक और एपिसोड में इन कॉन्वर्सेशन में अनुपम त्रिपाठी। आशा करता हूं आप लोगों को ये कॉन्वर्सेशन, ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। आपके जो भी थॉट्स हैं, कुछ सवाल वगैरह हो, वो नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अब भी आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और चीज कहना चाहूंगा अंत में, आपको जैसे पता होगा FFAR इंडिया ने अपना दूसरा चैनल FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन चैनल, जो कि एक पेड चैनल है जहां पे हम इंग्लिश ट्यूटोरियल क्लासेस लेते हैं, और जहां हम डिजिटल मार्केटिंग के टॉप कोर्सेज, पेड कोर्सेज सिखा रहे हैं। वो सारा कंटेंट FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे है, जिसकी टोटल फीस मात्र 199 रुपये प्रति महीने है। हमने 1 जून के बाद उसको 499 किया था, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि पूरे जून अभी यानी 30 जून तक हम उसकी फीस नहीं बढ़ाएंगे, तो अभी भी मात्र 199 रुपये प्रति महीने आप FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आप पेटीएम कर सकते हैं। पेटीएम नंबर यहाँ आपको आ रहा होगा लिखा हुआ, उस नंबर पे पेटीएम कर दें 199 रुपये, और FFAR इंडिया के दूसरे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए, और भारत सीखेगा इंग्लिश के एक पार्टिसिपेंट बनिए, और जो भारत के टॉप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सीखिए, अपनी स्किल्स होन करिए, जिससे कल जो है आप और काबिल बन सकें और आपको पैसे कमाने के, रुपए कमाने के और माध्यम मिल सके। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और इंटरव्यू में, एक और समय। जय हिंद दोस्तों, और जय भारत।